क्यों? अभी ओके चल। गुड मॉर्निंग। देखो कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन बिना सोर्स के नहीं देता। हाँ, ना ना यही हूँ। है? नहीं जाओ। 99। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि एग्जाम नहीं होगा। ये तो आलोक राज जी ने अब कहा है? और 99.99% ये एग्जाम 2027 में होगा। है? है? ठीक है। अब मेरे हाथ में थोड़ी है? मेरे हाथ में थोड़ी है कि है? आप देखो। है? कई देखो अभी मैं आपको क्या देखो समझो। अभी कौन सा साल चल रहा है? ये जो 26 का ईयर है ना, गवर्नमेंट का मिडिल ईयर है। और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस साल में कुछ भी करो। एकदम सुस्त है। ठीक है, इलेक्शन कब है? 2028 में। इसलिए 2027 का साल जो होगा वो सरकारी नौकरियों के लिए भयंकर साल होगा सर। मतलब इसमें इतनी वैकेंसीज आएगी जिनको इनका टारगेट होगा कब तक कंप्लीट कराना? 2028 तक। तो अगर इससे पहले डीपीसी हो जाएगी तो हो सकता है कि आपके पास में 100 गुना का नियम है। तो ये 3200 समथिंग, 3600 समथिंग हो सकता है, 7200 भी हो जाए। देखिए देखो, कोई भी आपने ये देखो कि हर वैकेंसी में पद बढ़े हैं। चाहे पटवारी देख लो, वीडियो देख लो, कांस्टेबल देख लो। अभी सेकंड ग्रेड में पद बढ़ेंगे, लैब में पद बढ़ेंगे, सब में पद बढ़े हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं कि पद इसमें और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होगा कि डीपीसी नहीं हुई है। हाँ? क्या? क्या बढ़ेंगे? मैं क्या कह रहा हूं? का कंपटीशन। अब आप ये देखो ना कि कंपटीशन। मैंने 1450 प्लस बच्चे ऑफलाइन में एडमिशन है, 350 टेस्ट दे रहे हैं। काय का कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है। रियलिटी है कि कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए आपकी मतलब कई जन लगता है कि देखो, मैंने हमेशा ये कहा कि जितने फॉर्म आते हैं उस फॉर्म के केवल कितने परसेंट तैयारी करते हैं? और 10 में से वास्तविक रूप से केवल 50% ऐसे बच्चे होते हैं तो ये जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं। तो ईमानदारी से मतलब पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक है, नोट्स से रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। वो केवल 50% बच्चे होते हैं। और 50 में से दो जनों का सिलेक्शन हो ही जाता है। हम कहते 50 में से आपके दो, क्योंकि हमारी पोस्ट ज्यादा होती है और संख्या क्या होती है? कम होती है। हर दूसरा या तीसरा जना पास हो जाता है अगर ईमानदारी से तैयारी की जाए तो। ठीक है, अभी हो सकता है कि भाई सिलेबस में भी बदलाव हो जाए सेकंड पेपर में। देखिए बदलाव का मतलब जुड़ेगा कुछ नहीं, जुड़ने लायक कोई चीज है नहीं, हट भी सकता है। देखिए तो यहाँ पे आगे की कहानी क्या होती है क्या नहीं होती है, अब आप खुद देख लो। ठीक है, आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने सारे जन ने केवल एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि कई जने तो ऐसा आते हैं, एक महीने में एक बार आते हैं, जिस दिन घर वालों को वीडियो कॉल करके दिखाना होता है कि हम कोचिंग में बैठे हैं। फिर वो एक महीने बाद में तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो ये सच है। तो मैं मेड से किसी भी कोई भी आप कोई भी किसी भी जगह पे मेड से अगर कोई पढ़ा हुआ है, कोई पुराने बैच में पढ़ा हुआ है, मैं शकल देख के बता देता हूँ कि ये मेड साहब पढ़ा था, इस बैच में पढ़ा था।
तो सोचो कि तुम तो एक ही क्लास में बैठे हो, तो मुझे तो पता रहता है कौन आया कौन नहीं आया, कौन कितनी बार आया। तो एक एक मुझे तो कितना ही पिलर के पीछे बैठ जाओ, कितना ही किधर बैठ जाओ, सब पता होता है मेरे को। रियलिटी है, मेरे को सबका पता है। ठीक है, इसलिए मैं, और ये आपके पास में देखो, अगर आपको मजबूरी में अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका नवंबर दिसंबर में सीईटी है। और अगर हम सीईटी का एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाए, तो अगले 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर साल वाली बात रह गई। हर साल कुछ नहीं है, सरकार कहेगी 28 में हम जाएंगे, क्यों करवाएं। और अगर इनकी ये योजना सफल हो जाती है, टीचिंग एसोसिएट वाली, तो आने वाले समय में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भी आपकी शिक्षा वीर योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी ये शिक्षा वीर योजना ही तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, लेकिन आप सोचो कि 28,000 रुपए मिलेंगे पीएचडी करने वाले जने को। लेकिन कंप्यूटर साइंस की भी देखो, सोचो कंप्यूटर साइंस की भी 58 पोस्ट है उसमें। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अगर पीएचडी कर लो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से, तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो कोई यूनिवर्सिटी दे देगी आपको। आपके जितने जेईसीआरसी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, अपेक्स यूनिवर्सिटी, थोड़ी सी ढंग की जगह से कर रखी हो, मणिपाल यूनिवर्सिटी, 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है। कौन जाएगा इसमें 28,000 रुपए में। कंप्यूटर साइंस वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलते पीएचडी वाले, इक्के दुके पीएचडी वाले मिलते हैं। बाकी अगर, इसलिए हम कहते हैं कि ये आने वाले समय में ऐसी नई नई योजनाएं ला रहे हैं। और जिस चीज को लेकर ये चुनाव लड़ते हैं, उसमें ये सफल भी हो जाते हैं। जैसे अभी बंगाल में साफ हो गया, दीदी गई इस बार। ठीक है, और दीदी गई तो मैं दीदी भी बांग्लादेश जाएगी अभी देखना। अब खेल था ना कि भाई 90 लाख वोट तो काट दिए। अब ये सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीम, पा, सीमा पार चले जाएंगे अब। नहीं तो यही है, होना भी जो भी है। तो इसलिए देखो, यहाँ पे मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। इसका रिजल्ट आपने देखा होगा, टीएमके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी विजय की साथ अकेला आ गया है। अरे दूसरी सीट से जीत लेगा, कोई दूसरा एमएलए कहेगा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं मेरी सीट पे, कोई नहीं ठीक है, खुद से कोई नहीं है, लेकिन टीम तो है ना। अब जैसे पिछली बार भाई क्या होता है कि अब ये जैसे स्मृति ईरानी का नाम सुना, या फिर जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कभी चुनाव थोड़ी लड़ती है। इस बार लड़ी थोड़ी है चुनाव, कहीं ना कहीं से क्या कर देते हैं, उसको नॉमिनेट कर देते हैं, कहीं से कुछ कर देते हैं, तो वो तो होता ही है। इसलिए बढ़िया से मेहनत करिए। ठीक है, ये मत, अगर इसमें क्या होता है कि एग्जाम जब डिले होता है तो फेल होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। हम डिले पड़ जाते हैं कि भाई अब एग्जाम लेट होगा। ठीक है, तो एग्जाम की डेट अभी तक तो आपको तैयारी करनी है अगस्त के हिसाब से, कि अगस्त के हिसाब से तैयारी रखो, ताकि हम अपनी तैयारियां पूरी कर ले, बाद में केवल क्या करते रहो, रिवीजन। ये नहीं कि डिले कर दो। ठीक है, और ज्यादा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार आईएम में कोचिंग करी, ठीक है, तो पहली बार जब एग्जाम डेट आगे बढ़ी तो वो ढीले हो गए, क्लास नहीं आना, टेस्ट देने नहीं आना। और फिर पिछली बार आपके 2 बार डेट बढ़ी। ठीक है, पहले अगर जनवरी से एग्जाम जुलाई में, फिर जुलाई से फिर सितंबर में, और फिर सितंबर से फिर जनवरी में। तो इतना हम कहते हैं 1 साल का गैप आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बढ़ा है, फायदे के लिए बढ़ा है, क्योंकि हमारा कोर्स नहीं हुआ। कोर्स होने के बाद में कम से कम 3 महीने चाहिए हमें, जहां हम घर बैठ के क्या कर सके, रिवीजन कर। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप पढ़ाई, अभी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आपका 24 घंटे में से 23 घंटे मोबाइल फोन बंद होना चाहिए। 1 घंटा निकालो बस। अब उस 1 घंटे में चाहे रील चलाओ, चाहे मोबाइल पे बात करो,
चाहे चैटिंग करो, गाने सुनो, वो सिर्फ 1 घंटा डेडिकेटेड होना चाहिए कि फिक्स टाइम है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मैं मोबाइल क्या करूंगा, यूज करूंगा बस। ठीक है, अब जब ये आपके 23 घंटे, आपको दिन में 2300 घंटे जैसे लगेंगे, दिन ही नहीं निकलेगा तुम्हारा अगर आप फोन बंद कर देंगे तो। ये सच्चाई है कि आपका अधिकतर समय, आप ज्यादातर फोन में देखो 3 घंटे 4 घंटे तो स्क्रीन टाइम चल रहा है, कईयों के तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी चल रहा है। ठीक है, तो ये जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन की आपको जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ी सी हमें फोकस करना है, और नौकरी इस बार आसानी से लग जाओगे। मैंने आपको बताया ना कि 3600 पद के लिए 3600 जने भी ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं पिछली बार कहता था 10,000 के लिए 10,000 तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, हमेशा पहली लाइन यही बोलता था कि 10,000 में 10,000 लोग नहीं मिलेंगे, और लास्ट में यही हुआ, 6,000 ही हुए, 4,000 सीटें क्या रह गई खाली, क्योंकि टेक्निकल के ज्यादा जने नहीं होते हैं। आप देखो बीसीए एमसीए वाले करते ही तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, बीटेक वाले भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। और एक बीच में क्या है कि आपके लगातार वैकेंसी आ गई, सूचना सहायक आ गया, फिर प्रोग्रामर आ गया, फिर सिस्टम असिस्टेंट भी एग्जाम हो गया, तो 3 बड़ी वैकेंसी लगातार हो गई। और फिर रही सही कसर निकाल दी चतुर श्रेणी ने। भाई 53,000 में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए 4th ग्रेड की ज्वाइन करेंगे? तो इसलिए आपके पास में एक बढ़िया मौका है कि आपके ये बढ़िया से आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करो, सेकंड पेपर को भी थोड़ा 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 पढ़ते रहो। ठीक है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे देखो, अब ये जो समय मिला ना उसका फायदा है, और प्रैक्टिस करेंगे और टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे। कभी देख लिया करो, डेली के 5-5 सवाल देख लिया करो, 10-10 टेस्ट कर। मैं तो करवा ही नहीं रहा था, रीजन है कि टेस्ट का सॉल्यूशन कोई देखता ही नहीं है। गिनती के 4 जने 5 जने सॉल्यूशन देखते हैं, तो कौन देखता है ऑफलाइन? अरे देख लियो ऑफलाइन है। देखो समझो है, देखो समझो, करवाएंगे करवाएंगे। मैं अब खाली टाइम पे मैं यही करूंगा, अब क्या करूंगा। मैंने जब बोल दिया कि यहाँ कोई आ गया तो कोई एग्जाम तक कहीं पीछा नहीं छोड़ता मैं, है। अब मैं क्यों क्यों 8-8 घंटे क्लास लगाऊंगा, कम कर दूंगा। और क्या कम कर दूंगा, है? क्यों? अरे रिवीजन में टाइम, मतलब कोशिश है कि हम अगस्त तक पूरा सिलेबस कर लेंगे तो आराम से बाद में प्रैक्टिस। देखो टेस्ट सीरीज तो एग्जाम तक चलती है। ठीक है, चाहे टेस्ट सीरीज 2 बार बढ़े 3 बार बढ़े, हम टेस्ट सीरीज आपका अभी तो अगस्त तक के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे। फिर उसके बाद में वापस से हम क्या कर देंगे, ठीक है, 2.0 के नाम से शुरू कर देंगे, वापस से शुरू कर देंगे। भाई वापस से शुरू से कर देंगे, वापस से रिवीजन हो जाएगा, पहली यूनिट से दूसरी यूनिट से वो हो जाएगा, तो वो कर। देखिए डेडलॉक अवॉइडेंस कह सकते हैं, या हम पढ़ रहे थे जिसे हम लोग डेडलॉक डिटेक्शन कहते हैं। देखिए डेडलॉक डिटेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस भी बोल सकते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन भी कह सकते हैं। और इसमें हमने कहा कि एक एल्गोरिथम प्रमुख रूप से यूज करते हैं, जो कि कौन सी एल्गोरिथम होती है? बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर देखो, वैसे तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन हम एल्गोरिथम को भी देख लेते हैं कि भाई बैंकर्स एल्गोरिथम किस तरीके से आपकी यूज होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम की जब भी बात की जाए, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी, जैसे मान लीजिए आपके बैंकर्स एल्गोरिथम सिंगल इंस्टेंस के लिए होती है, मल्टीपल इंस्टेंस के लिए होती है? मल्टीपल। ठीक है, सिंगल इंस्टेंस का मतलब एक ही रिसोर्स क्या है, अवेलेबल है, जैसे प्रिंटर केवल एक है, तो वो है सिंगल इंस्टेंस टाइप।
और उसके लिए क्या होता है, आरएजी, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, कि उसमें अगर सर्किल है तो इसका मतलब क्या है, डेडलॉक है। ठीक है, इस केस में हम कहते हैं कि यहां पर बैंकर्स एल्गोरिथम जो यूज होती है वो जनरली आपकी क्या होती है, मल्टीपल इंस्टेंस टाइप। तो ये मल्टीपल इंस्टेंस टाइप का मतलब है आपके रिसोर्सेज की संख्या क्या है, एक से ज्यादा। मान लो एक से ज्यादा प्रिंटर है, एक से ज्यादा सीपीयू है, एक से ज्यादा टेप ड्राइव है, एक से ज्यादा आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपकी दो स्टेट होती है, एक होती है सेफ और दूसरी कौन सी है, अनसेफ। सेफ का मतलब है कि अगर किसी प्रोसेस को जितनी रिसोर्सेज की आवश्यकता है वो अगर उसे मिल जाए तो वो कौन सी स्टेट मानी जाती है, सेफ। अगर उसे आवश्यक रिसोर्सेज नहीं मिल पाते तो वो स्टेट कौन सी होती है, अनसेफ। और अगर अनसेफ है तो मतलब यहां पर वो क्या है, डेडलॉक। कि हम कहते हैं कि अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोसेस अवेलेबल है और उन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो अगर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कौन सी स्टेट मानी जाएगी, सेफ। कि मुझे 50 रुपए चाहिए, आपने 50 रुपए दे दिए, है आपके पास में 50 रुपए दे दिए, तो ये सेफ स्टेट। लेकिन मुझे 70 चाहिए, आपके पास 50 ही अवेलेबल है, तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो वो स्टेट कौन सी हो गई, अनसेफ। अब हमें ये जो आपका जो पार्ट है वो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखो समझो कि आपके पास में टोटल प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4 इस तरीके से आपके पास में प्रोसेस दी गई है और इन सभी प्रोसेस की मैक्सिमम नीड दी गई है। ठीक है, समझना है आपको ये मैक्सिमम नीड। ठीक है, आपके पास में आपके तीन रिसोर्सेज हैं, बोले ये हर प्रोसेस कहते हैं कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, आपके ए, बी और क्या है, सी। ए का मतलब जैसे मान लो सीपीयू है, ठीक है। बी का मतलब यहां पे मान लो टेप ड्राइव है। सी का मतलब मान लो कि क्या है, प्रिंटर है। तो प्रोसेस आपकी P0 कहती है कि मुझे आपकी मैक्सिमम नीड है इसकी 7, 5 और 3। मुझे ये कहता है कि मुझे 7 रिसोर्सेज कौन से चाहिए, ए टाइप के। तो ये 5 रिसोर्सेज चाहिए बी टाइप के और आपके 3 रिसोर्सेज चाहिए कौन से टाइप के, सी टाइप के। ऐसे हम कहते हैं कि ये 322, इसके हम कहते हैं कि 900, कि ये हमारे गिवन होते हैं कि भाई आपकी मैक्सिमम नीड आपकी यहां पर कितनी है। तो यहां पे हम कहते हैं 902 दिया हुआ है, इधर 222, ये आपकी मैक्सिमम नीड आपको गिवन है। जैसे 433 ये मैक्सिमम नीड है, कि ये कहता है कि हमें इतने रिसोर्सेज की क्या है, आवश्यकता है। देखिए, लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि यहां पे करंट अलोकेशन, देखिए वर्तमान में कितने रिसोर्सेज इन्हें अलोकेट किए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कहता है कि मुझे जरूरत ए की कितनी है, 7, लेकिन प्रेजेंटली उसके पास में रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो आपके कितने हैं, 010। ए के पास में अभी प्रेजेंट में यही रिसोर्सेज है, लेकिन उसकी नीड कितनी है, 753। ये कहता है कि 753 अगर मुझे मिले तो ही मैं क्या हो सकता हूं, एग्जीक्यूट हो सकता हूं। ऐसे ही यहां पर ये कहता है कि इसकी नीड क्या है, 200 है, इसकी नीड आपकी क्या है, 302। ठीक है, ऐसे रिक्वायरमेंट आपको यहां पर गिवन होती है, जैसे आपको दी गई है 211,000, ये करंट अलोकेशन है। कि ये डिफाइन किया गया है कि करंटली हमें यहां पर ये अलोकेशन गिवन है। तो अब आप समझिए इसमें टोटल अलोकेशन कितना हुआ है। हम कहते हैं कि टोटल अलोकेशन की जब बात करें तो टोटल अलोकेशन ए, बी और सी। देखो ए बताओ, ए टोटल कितने दिए हुए हैं, ए कितने, इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, बताओ। ठीक है, आपका ए कितना है, 7। ठीक है, ये कितना है, 2, और ये कितना है, 3। तो यहां पे टोटल अलोकेशन ए के कितने किए हुए हैं, 7, इसके कितने हैं, 2, और इसके कितने हैं, 3। कि ये तो आपको गिवन है कि टोटल अलोकेशन आपका दिया गया है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई यहां से आपको ये बताना है, दो क्वेश्चन आते हैं।
एक तो डेडलॉक के लिए हम पूछा जाता है कि सेफ सीक्वेंस क्या होगी। सेफ सीक्वेंस मतलब किस ऑर्डर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई आपकी यहां पर हो जाए। तो ये तो हमने कहा कि टोटल करंट अलोकेशन जो आपकी गिवन है वो आपको दी गई है। देखिए इसके अलावा हम कहते हैं कि यहां पे आपको दे दिया गया टोटल, ठीक है, आपको क्या दे दिया गया, टोटल अवेलेबल। क्या हम कहते हैं टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। भाई आपको कहा गया कि ए बी सी, देखिए आपको कहा कि करंट नीड कितनी है वो आपको दे दिया कि भी अलोकेट 7 2 3 किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल अवेलेबल कितने हैं, तो ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन में कितने दिए हुए हैं 10 5 और कितने दिए हुए हैं 7, ये गिवन है। अब आपको यहां पे चेक करना है कि गिवन जो आपकी है, देखो मैक्सिमम बता दिया कि भाई मुझे तो इतना चाहिए, करंट अलोकेशन दे दिया गया कि भाई इतना आपको दिया गया है, तो मतलब यहां पे जो अवेलेबल थे वो ये दे दिए गए कि भाई इतने हैं। और अवेलेबल टोटल अवेलेबल कितने हैं 10 5 और 7। अब ऐसा समझो कि मुझे, ऐसा समझो कि आपके पास में 3 तरह के आपके फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल बनाना आपके यहाँ पे, और कोई एक और आपके पास में वो नंबर कोई भी है, तरबूज गढ़ लो है, वाटरमेलन है चीकू गढ़ लो है जो भी है। तो यहाँ पे जैसे ए कहता है मुझे आपके यहाँ पे ऐसा समझो, और सब ए 10 सीपीयू की जरूरत है, 5 अगर उसे किसकी जरूरत है, प्रिंटर की, और यहाँ पे 7 टेप ड्राइव की जरूरत, ये उपलब्ध है। इसमें से बोल दिया गया कि इसको अभी कितने प्रोसेस P1 जब एग्जीक्यूट P0 एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके लिए उपलब्ध अलोकेट कितने किए गए 0 1 0, लेकिन इसकी आवश्यकता कितनी है 753। अब यहां पे आप लोगों को सबसे पहले आपको यहां पे निकालना है कि करंटली अवेलेबल, कि करंटली अवेलेबल कैसे निकालोगे बताओ। अगर पूछ लिया जाए कि करंटली कितने अवेलेबल हैं, जल्दी बताओ। देखिए आपको याद रखना दो फॉर्मूले, करंट अवेलेबल अगर कैलकुलेट करना हो, बताओ करंट अवेलेबल करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा। अरे जल्दी बताओ, करंट अवेलेबल निकालना हो तो क्या करोगे। ठीक है, आपको टोटल कितने अवेलेबल है माइनस करंट, करंट अलोकेशन, ये हो गया। देखिए अगर करंट अवेलेबल कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और यहां पे अगर रिमेनिंग नीड निकालनी हो तो बताओ। अगर रिमेनिंग नीड आपको निकालनी हो तो क्या करोगे। अरे जल्दी बताओ रिमेनिंग नीड, अरे मैक्सिमम, मैक्सिमम नीड को माइनस कर दो किससे, करंट एलोकेशन, ये दो चीज याद रखो बस। अब यहां पे देखो, ये आपको बेसिकली याद रखना है। तो अब करंट कितने अवेलेबल है, करंट अवेलेबल बताओ, कैलकुलेट करो करंट अवेलेबल कैसे निकालोगे, ए बी सी बताओ। करंट अवेलेबल कैसे निकालोगे, टोटल अवेलेबल में से करंट अलोकेशन क्या कर दो, माइनस कर दो। बताओ कि आपके पास में टोटल करंट अवेलेबल, हम कह टोटल अवेलेबल कितने हैं 10 5 और 7, देखिए जिसमें से आपके करंट अलोकेशन कितना किया गया है 0 1 0, कैलकुलेट करो बताओ करंट अवेलेबल कितना आएगा। कौन सा, क्या किया तुमने, करंट अवेलेबल निकालना है, हाँ निकालो। क्या क्या कर दिया, हम्म, अरे टोटल अलोकेशन तो कितना है, अच्छा यहाँ पे टोटल करना है क्या, चलो निकालो तो जल्दी सॉल्व करो, देखो मत, पहले लिखो और लिख के जल्दी सॉल्व करो।
जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मैं देखता हूँ किस किस का सही आता है। अरे माइनस ही तो करना है, माइनस कर लो जल्दी से। सबके निकालो, सबके। सबके निकालो, सबके। हाँ, एक एक ही निकलेगा, एक साथ कैसे निकलेगा? जल्दी करो, जल्दी। जल्दी करो। हम्म। बातें नहीं, जल्दी करो। देखते हैं कौन सही करता है। बातें नहीं, सब अपना अपना करो। जल्दी करो, जल्दी। अरे करंट अवेलेबल कैसे निकालोगे? आपके मैक्सिमम कितने हैं? 10, 5 और 7। उसमें से आपके कितने अलोकेट किए हुए हैं? मैक्सिमम कितने हैं? 7, 5 और कितना? 3। उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इतने क्या हो जाएंगे अवेलेबल। पहले से समझो, ऐसे समझो। इसकी नीड कितनी है? 7। अवेलेबल कितने हैं? 10। तो अगर करंट इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए कितने अवेलेबल होंगे अभी? 3। ये कितने हो गए? 0। और ये 4, ये अवेलेबल हो गए। निकालो जल्दी। नहीं आया तो करो तुम। अरे जल्दी करो। अले हटा दो, अब तुम कर लो। है? हाँ तो निकालो, तुम निकालो, निकालो। फॉर्मूला थोड़ी तो तुमने ही गलत करवाया फॉर्मूला तो। फॉर्मूला तो तुम्हारा ही गलत है? इससे तो नहीं आएगा तो। जल्दी करो, जल्दी। देखिए, आपका यहाँ पे यही होगा जो मैंने लिखवाया था ना। करंट अलोकेशन। ये वो देखो लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर हमारे आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे करना है। जल्दी करो, जल्दी। बातें नहीं।
आ गया आंसर? करो करो तुम। चलो देखो समझो, इधर देखो। ठीक है, आप यहां पे एक चीज देखिए। ठीक है, आप लोग यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये मैक्सिमम नीड दी हुई है। और यहां पे ठीक है, पहले हम यहां पे देखो, जैसे मान लीजिए इसकी रिमेनिंग नीड की बात करें। रिमेनिंग नीड कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अरे बताओ, रिमेनिंग नीड कैलकुलेट कर सकते हो क्या? भाई देखो समझो, 7, 5, 3 तो अधिकतम है, करंट कितनी है? 1। तो इनमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस कर दोगे तो कौन सी आ जाएगी? नहीं बताओ। 7 माइनस 0 कितना? 7। 5 - 1 4। ये कितना? 3। ये कितना आ गया? 1 2 2। ये कितना आ गया? 6 0 0। ये कितना आ गया? 0 1 1। ये कितना आ गया? 4 3 3। तो ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रिमेनिंग नीड के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया? रिमेनिंग नीड क्या निकालते हैं कि मैक्सिमम जो नीड है, मैक्सिमम नीड को क्या कर दिया? करंट एलोकेशन से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो यहां से इससे हमारी कौन सी नीड निकल गई? कौन सी? रिमेनिंग नीड। कि भाई हमने कहा कि इसको, इसने कहा कि मुझे 7 5 3 रिसोर्स की जरूरत है, लेकिन इसको आवंटित कितना किया गया? 0 1 0। अगर इसको एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी? कितने की जरूरत पड़ेगी मुझे बताओ? ठीक है, 7। और ए 7 चाहिए, बी कितने चाहिए? 4, और सी आपको ये। अब आपको अगर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? कि बोले कि ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी जो है वो मैक्सिमम रिसोर्स है, और उनकी संख्या क्या दी गई है? 10 5 और कितनी दी गई है? 7। ये आपको जो रिसोर्सेज दिए गए वो आपको क्या करना है? मैक्सिमम दिए गए। कि भाई आपने कहा कि मैक्सिमम इतने रिसोर्सेज आपके ए के अवेलेबल हैं, मैक्सिमम बी के इतने अवेलेबल है, और मैक्सिमम सी के कितने अवेलेबल है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि करंटली अवेलेबल कितने हो सकते हैं। कि अगर हम कहते हैं कि करंट अवेलेबल, अब करंट अवेलेबल कैलकुलेट करने हैं किसके? ए बी और सी। ते अब एक चीज देखो कि करंटली हम कह सकते हैं कितने अवेलेबल हो सकते हैं। तो हम करंटली अवेलेबल कैसे निकालोगे? टोटल जो अवेलेबल है उसमें से करंट अलोकेशन को क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो अब सॉल्व करो, जल्दी करो। 3 3 4। और बताओ, तुम्हारे उत्तर सुनता हूं मैं। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। 7 तो कैसे आएगा रिमेनिंग? टोटल 10 5 7 अवेलेबल है। अरे इधर देखो, टोटल कितने अवेलेबल करंटली, हम कहते हैं कि करंट अलोकेशन कितने किए हुए हैं? 7 2 और कितने दिए हुए हैं? 3। आपके पास मैक्सिमम कितने हैं? हाँ। तो आपके पास में अवेलेबल कितने हुए?
7, 2 और 3, इनको माइनस कर दो तो अब आपके पास में करंटली कितने अवेलेबल हुए? 3, 3, 4 अवेलेबल, यही तो हुए आपके पास। भाई अवेलेबल आपको यही तो है, हाँ या नहीं बताओ? अरे बताओ यही अवेलेबल है क्या? नहीं समझ में आ? अरे ऐसे समझो कि ऐसे समझो P0, P1, P2, P3, P4, इन सारी प्रोसेस को ए रिसोर्स आवंटित किया गया, टोटल कितना? बी कितना आवंटित किया गया है? 2। और सी कितना आवंटित किया है? 3। हमारे पास में उपलब्ध रिसोर्सेज कितने हैं? 10, 5 और 7। ठीक है, जब हमारे पास टोटल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि भाई करंटली कितने अवेलेबल है। ऐसा सुनते नहीं थे कि हमने कि बच्चे को, ठीक है, हमने, मेरे पास 10 टॉफी थी, मैंने 3 टॉफियां बांट दी तो मेरे पास कितनी बची? यही तो बात है कि मेरे पास 10 प्रिंटर अवेलेबल थे, 10 में से कितने प्रिंटर अलोकेट कर दिए? 7। तो बचे कितने मेरे पास में? कितने बच गए? 3 अवेलेबल हो गए। ठीक है, P1, हाँ, नहीं नहीं, ए का मतलब ए, बी का मतलब बी, सी का मतलब सी, मिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसमें देखो कि जनरली अवेलेबल जो रिसोर्सेज आपके दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए। अब यहाँ पे देखो, आपके पास में नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है? चेक करना है। तो नीड के अकॉर्डिंग चेक करो, बताओ। 2 और 1 कितना? 3। ठीक है, अब देखो आपके पास अवेलेबल कितने हैं बताओ? 3, 3 कितने हैं? 4। ऐसा समझो। अब देखना, P0 को कितने चाहिए? 7, 4, 3 अवेलेबल कितने हैं? 3, 3, 4। ऐसा समझो। क्या ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगी? नहीं, क्योंकि उसको चाहिए कितने? कितने हैं? 3, 3, 4। तो ये नहीं होगी। ठीक है, अगली देखो, अगली प्रोसेस को देखो कि हम कहते हैं 1, 2, 2, क्या हो जाएगी नीड? क्या हो जाएगी नीड? हाँ। तो जैसे ही हम कहते हैं कि 1, 2, 2 आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी? P1। तो P1 सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा। अब जैसे ही 1, 2, 2 एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहां पे हमारे पास में रिसोर्सेज कितने थे? 3, 3, 4। अब समझो कि यहां पे जैसे ही ये P1 पूरा हो गया तो P1 ने इसको भी छोड़ दिया, भाई रिलीज कर दिया ना, इसको भी रिलीज कर दिया, इसको भी रिलीज कर दिया, और किसको रिलीज कर दिया? इसको भी। अब हमारे पास में उपलब्ध कितने हो गए? 3 और 1, 4, 3 और 2, 5, 4 और 2, 6। भाई हमारे पास में जो ये थी, अब हमने चेक कर लिया, अब हमारे पास में मैक्सिम अवेलेबल 4, 5, 6 है, क्या हो जाएगी क्या? 5, 3, 4 क्यों होगा? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। ठीक है, अलोकेट कितने थे इसको? 2। तो 5, 3 और 4। अब अगला चेक करो, क्या 6 अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो नहीं है, तो यहां पे हमारे पास में नीड अभी भी 5, 3, 4 है, ये नहीं है, क्या एग्जीक्यूट होगा? क्या नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, 0, 1, 1 है, हो जाएगी क्या? हो जाएगी। P1 के बाद कौन सी प्रोसेस आ जाएगी? P3। अब P3 एग्जीक्यूट होगी, तो जैसे ही P3 एग्जीक्यूट होगी तो 2, 1, 1 ये क्या कर देगी? फ्री। तो ये कितना हो जाएगा? 7, 4, 5। अगली प्रोसेस 4, 3, 3 हो जाएगी क्या? हो जाएगी। तो P3 के बाद कौन सी प्रोसेस आ जाएगी? P4। P4 की कहानी अगर हम देखें तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कितने रिसोर्सेज खाली हो गए? 7 और 4, 11। ये कितने हो गए? आप तो, अरे अरे, कौन सा? 0, 0, 7, 4 और 5।
ठीक है, अब इसके हम कहते हैं कि ये वाली जो प्रोसेस है आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो सीक्वेंस है आपको यहां से कौन सी कंप्लीट हो गई, P3 भी हो गई, फिर कौन सी हो गई, P4, फिर वापस से देखो कि यहाँ पे 7 5 3 हो जाएगी क्या? अरे हाँ या नहीं? 7 5 3 रिमेनिंग का, अच्छा 7 4 3 हो जाएगी, हो जाएगी। तो अगली प्रोसेस कौन सी आ जाएगी, कौन सी, P0। फिर अगली प्रोसेस को देखो, अगली प्रोसेस कौन सी बच गई, P2। तो इसके जो भी है वो आपके वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमारे पास में अवेलेबल क्या हो जाएंगे, 8 7 5 और 5, ये हो जाएगी नीड। अरे हाँ या नहीं? अरे होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। रिमेनिंग नीड, हाँ हो गई। तो हो गई, तो इसके बाद में कौन सी अरे ये रही ना 6 0 0, तो ये कौन सी हो जाएगी, P2। अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो मतलब इसमें क्या नहीं होगा, ये कौन सी सिचुएशन है, सेव। अगर ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती तो ये कौन सी स्टेट है, अनसेफ है। तो हमारे एग्जाम में देखो ये एल्गोरिथम कभी भी नहीं पूछी जाती कि भाई ये है, इसमें से कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो याद रखना है, नोट लिख लो इसमें। अरे ये उसमें आती है, क्या नाम, गेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में या बीटेक में जो 16 नंबर का सवाल आता है ना, वहां आती है, इसमें नहीं आती है। ठीक है, नोट में लिखिए, बैंकर्स एल्गोरिथम में, बैंकर्स एल्गोरिथम में बैंकर्स एल्गोरिथम में अगर बैंकर्स एल्गोरिथम में अगर प्रोसेस की प्रोसेस की सभी प्रोसेस की सभी सभी शेष आवश्यकताओं को शेष आवश्यकताओं को शेष आवश्यकताओं को वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के साथ वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के साथ साथ सेटिस्फाई किया जाए, उपलब्ध संसाधनों के साथ सेटिस्फाई किया जाए, तो तो सिस्टम को सेफ स्टेट, अन्यथा अन्यथा सिस्टम अन्य सेफ स्टेट में कहलाता है। सिस्टम को सेफ स्टेट, अन्यथा सिस्टम को अनसेफ स्टेट कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे याद रखना कि जिस सीक्वेंस में सिस्टम सेफ स्टेट में होता है, सेफ स्टेटमेंट सेफ स्टेट में होता है, उसे उसे कौन सी सीक्वेंस कहेंगे, सेफ सीक्वेंस कहा जाता है। कि जैसे आपके पास 5 प्रोसेस है, उन 5 प्रोसेस की
किस रूप में उसे एग्जीक्यूट किया जाए वो स्टेट आपकी मानी जाती है। वो कौन सी मानी जाती है? सेफ। तो ये अगर जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जो बात की जाती है वो ये है, तो हमें इसे याद रखना कि आपका सेफ सीक्वेंस, ठीक है, सेफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होती है। यूनिक नहीं होती मतलब, ठीक है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का क्रम हमेशा एक ही नहीं होगा। हो सकता है एक से क्या हो, ज्यादा हो। कि भाई एक ऑर्डर जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्डर में अगर रन करें तो आप कर सके। हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे ही बढ़े। हो सकता है कि आपने सेटिस्फाई करने के बाद अगर रिमेनिंग नीड बढ़ गई, रिमेनिंग नीड मिल गई है, तो आप पहले वाली प्रोसेस को भी क्या कर सकते हो, पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि यहां पर है। तो ये अगर हम कहते हैं कि आपका, अगर हम कहते हैं इफ सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट, अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है, देन किसकी संभावना होगी? पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी संभावना होगी? डेडलॉक। अगर कोई सिस्टम अनसेफ स्टेट में होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो कौन सी स्टेट में हो? डेडलॉक की। भाई जैसे आपके पास में जितनी जरूरत है उतने रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है, हम कहते हैं जो अवेलेबल उसी से अगर हमारा काम चल सकता है, तो वो कौन सी स्टेट है? सेफ। अगर उपलब्ध आपकी करंट अलोकेशन के बाद अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ अगर आपकी रिमेनिंग नीड पूरी नहीं हो पाती, तो मतलब सिस्टम कौन सी स्टेट में हो जाएगा? अनसेफ स्टेट में। और अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो मतलब सिस्टम कौन सी वाले पार्ट में कहलाएगा? डेडलॉक कहलाएगा। तो याद रखना कि इसमें हमेशा ध्यान रखना है आपको, लेकिन 99.99% हमेशा यही क्वेश्चन आया है कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए कौन सी एल्गोरिथम काम में ली जाती है। तो कौन सी एल्गोरिथम होती है? डेडलॉक। और इसमें भी याद रखना, या फिर क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि साहब डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, बोल चुका हूं, डेडलॉक डिटेक्शन में तो हम कहते हैं कि अगर सिंगल इंस्टेंस टाइप हो, याद रखना मैं फिर बता रहा हूं, सिंगल इंस्टेंस टाइप हो या फिर आपका इंस्टेंस टाइप कैसे हो, मल्टीपल इंस्टेंस टाइप हो, तो याद रखना कि सिंगल इंस्टेंस टाइप होगा तो कौन सी एल्गोरिथम यूज करोगे? आरएजी। आरएजी का मतलब क्या है? रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। हम कहते हैं कि अगर यहां पे साइकिल है, ठीक है, साइकिल से हम किससे पता चलेंगे? साइकिल से। और मल्टीपल इंस्टेंस की जब भी बात करेंगे तो हम कौन सी एल्गोरिथम? बैंकर्स एल्गोरिथम। तो याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां पे। इसमें हमेशा याद रखना कि किसके माध्यम से, ठीक है, हम कहते हैं कि साइकिल, अगर साइकिल एग्जिस्ट हो रही है तो, और इसमें कौन सी स्टेट, कौन सी स्टेट? अनसेफ स्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये डेडलॉक से संबंधित कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिंगल इंस्टेंस हो, मल्टीपल इंस्टेंस हो, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डेडलॉक को डिटेक्ट करने वाली एल्गोरिथम आपकी कौन कौन सी होती है। तो याद रखना कि ये ध्यान रख सकते हैं। याद रखना ये मेन पॉइंट है यहाँ पे डेडलॉक में। देखो डेडलॉक में मेन क्वेश्चन आते हैं या तो चार कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो यार रखिए चार नेसेसरी कंडीशन कौन सी होती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, आपका होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, और कौन सा? नॉन प्रेम्पशन। मेन ये याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई डेडलॉक को डिटेक्ट करने की एल्गोरिथम कौन सी है?
तो सिंगल इंस्टेंस टाइप है तो कौन सी आरएसडी, और मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है तो कौन सी बैंकर्स एल्गोरिथम। ये याद रखना कि मेन एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से यही क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीटेड। कई बार एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी आपके यहाँ पे डेडलॉक की कौन सी कंडीशन में होल्ड एंड वेट को भी शामिल किया गया है। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट में क्या होता है, होल्ड एंड वेट होता है। अब मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है और उस पर्टिकुलर सिस्टम में डेडलॉक है, ठीक है, डेडलॉक पहले से है कि कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में डेडलॉक पहले से है। अगर डेडलॉक है तो हम उस सिस्टम को रिकवर कैसे करेंगे, कि मान लीजिए सिस्टम में आपका डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट डेडलॉक से संबंधित याद रखिए, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डेडलॉक रिकवरी। देखिए लास्ट पॉइंट आपका पूछा जा सकता है कि डेडलॉक की रिकवरी कैसे की जा सकती है। देखिए डेडलॉक रिकवरी का मतलब क्या है, हमने कहा कि सिस्टम, याद रखिए कि सिस्टम में ऑलरेडी ऑलरेडी डेडलॉक डेडलॉक एग्जिस्ट है, कि किसी सिस्टम में पहले से डेडलॉक है तभी तो रिकवर करोगे, डेडलॉक है ही नहीं तो रिकवरी किसकी करोगे। ठीक है, तो डेडलॉक रिकवरी करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका किलिंग द प्रोसेस। आजकल सबसे ज्यादा यही हो रहा है, ठीक है, जो बीच में आ रहा है उसे मार दो, है यही हो रहा है आजकल। हम है आए दिन, ठीक है, पत्नी ने प्रेमिका के साथ पति को मारा, है 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 वो पति ने प्रेमिका के साथ मिल के पत्नी को मारा, है क्या है। तो ये मतलब बीच में जो हमने कहा ना कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करना जो कभी नहीं हो सकती उसको करना, किलिंग द प्रोसेस। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि हम प्रोसेस को क्या कर दें, किल कर दें। तो किल, लेकिन किल करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी दिक्कत क्या है, पहली चीज क्या है कि किलिंग किलिंग ऑल द प्रोसेस। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, उन सभी को क्या कर लो, किल कर दो, विच आर इन्वॉल्व इन डेडलॉक। एक तरीका तो ये है कि हम कहते हैं कि डेडलॉक में शामिल सभी प्रोसेस को किल करके। एक तरीका तो ये है। तो फर्स्ट मेथड ये है कि आप किसी पर्टिकुलर भाग को कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है किलिंग वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन मतलब एक एक करके किसी प्रोसेस को क्या कर देना, किल कर देना। तो या तो आप लोग यहाँ पे सब प्रोसेस जो भी डेडलॉक में शामिल है बोले सबको किल कर दो, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, आप वन बाय वन करेंगे तो वन बाय वन में समस्या है, किसको करेंगे भाई, आपके पास में प्रोसेस डेडलॉक में तो एक से ज्यादा शामिल है, तो एक से ज्यादा प्रोसेस शामिल है तो आपको विक्टिम ढूंढना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सी वाली प्रोसेस को क्या करना है, आपको कल करना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका है कि विच प्रोसेस यू वांट टू किल, कि कौन सी वाली प्रोसेस को आप किल करना चाहते हैं, ये सवाल आएगा यहाँ पे कि भाई आप कौन सी वाली प्रोसेस को यहां पर क्या करना चाहते हैं, किल करने की आपको जरूरत है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो किसको किल कर दो जिसकी प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को किल कर दिया जाता है जिसकी प्रायोरिटी क्या होती है, कम होती है। एक तरीका तो ये है। या फिर अगर बात करें, आपका कहा जाता है कि परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेशन,
ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेशन, इसका मतलब समझो एक प्रोसेस है P1, P1 अभी 10% कंप्लीट हुई है और P2 प्रोसेस कितना परसेंट कंप्लीट हुई है, 90। बताओ कि कौन सी प्रोसेस को किल किया जाएगा। P1 10% हुई है और P2 90% हुई है, तो किसको किल कर दो, किसको सेलेक्ट करोगे, P1। क्योंकि हम कहते हैं कि आपका ये तो 10% हुई है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन तो कितना परसेंट हो चुका है, 90%। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिसोर्स प्रेम्पशन। ठीक है, आपने किसी रिसोर्स को अलोकेट कर रखा है, अगर उस रिसोर्स को ही हम क्या कर देंगे, जो डेडलॉक कोई प्रोसेस है, तो हम कहते हैं कि रिसोर्स, यहां पे प्रिम्प्ट द रिसोर्स। ठीक है, प्रिम्प्ट द रिसोर्स, रिसोर्स फ्रॉम प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन, जो कि इसमें शामिल है, डेडलॉक। तो हम कहते हैं कि डेडलॉक में शामिल प्रोसेस से रिसोर्स को प्रिम्प्ट कर दिया जाता है, प्रिम्प्ट करके, क्या बोले कि आपकी वजह से डेडलॉक हो रहा है, अगर आपको अपने प्रिम्प्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपकी जो प्रोसेस डेडलॉक में है वो भी आपकी डेडलॉक में नहीं रहेंगे। ठीक है, अगला लास्ट आता है ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, ये क्या कहता है, ये कहता है भाड़ में जाए डेडलॉक, इग्नोर द डेडलॉक। बोले डेडलॉक को क्या कर दो, इग्नोर, और आगे चलते चलो। तो ये हम कहते हैं कि आपका ये कहता है कि मान के चलो कि सिस्टम में डेडलॉक है ही नहीं, इग्नोर कर दो। तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिकवरी करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, तो ये नोट कर लो जल्दी से। हम्म, रिक नहीं है वो तो, मेथड है बस, बोले कि मान लो कि है ही नहीं, ये भी तो है ना, जब इग्नोर कर दिया तो उसने मान लिया कि है ही नहीं डेडलॉक। जल्दी करो, जल्दी नोट।
हो गया नोट? हम्म। अरे हो गया क्या नोट? जल्दी करो, राइटिंग जमा रहे हो तुम। क्या? मेरी जगह लगा देंगे? हम्म। बच कहते साइंस की तो लग नहीं सकते ना, साइंस का तो टाइम ऐसा है ना कि बड़ी मुश्किल से लग रही है क्लास। करते हैं, देखो है। अरे अब तुम देखो, कोई भी क्लास लगेगी, लग जाएगी। अब तुम कहोगे ज्यादा तो फिर मैं मेरी क्लास हटा के, तुम्हें पता है मुझे क्लास लेने में बहुत जोर आता है? तुम कहोगे तो मैं ज्योग्राफिकल से मेरी हटा के ज्योग्राफी लगा दूंगा। है? है? जो तो वही तो अभी मैंने कहा ना, तुम्हारा एग्जाम 2027 में होगा, दूसरी 2 बार कोर्स कर लेना। है? अभी कंफर्म नहीं है, मैंने बोल दिया तो। है? 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 और क्या? अरे हम तो अगस्त के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और लेट हो तो क्या? बढ़िया है ना। तुम देखो, देखो तुम्हें अभी ये तुम्हारी ये जो सुबह वाली क्लास खत्म हो जाए, फिर मैं वहां पे मैं ही पढ़ाऊंगा, 7 से 9 भी मैं ही पढ़ाऊंगा। फिर क्योंकि मेरा कोर्स बहुत बचा हुआ है अभी। है? तो है? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मेरा। और फिर क्या, मैं जैसे जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाऊंगा, तो अब मेरे पास में टाइम नहीं, अब डेडलाइन नहीं है, तो 3 महीने तो मुझे कंप्यूटर नेटवर्क में लग जाता है। है? भैया कम से कम 80-90 घंटे लग जाते हैं मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाने में। क्योंकि देखो, आपके कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके कम से कम भी 15 से 20 सवाल आएंगे आएंगे। पिछली बार 17 सवाल आए थे, और सीनियर में टोटल 43 सवाल आए थे, कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी के। तो अभी हम पढ़ रहे, तो यहाँ पे आराम से अभी तुम देखना। तो मैं जैसे ओएस पढ़ रहे हो, तुम पिछली बार का सेट का पेपर डाउनलोड करना। ये होता है ना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेट लेवल का पेपर है। सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम, ये एज इट इज सारे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं। तो अभी समय है हमारे पास में। ये ये जो जितने भी हम कहते हैं ना कि सब्जेक्ट, और मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास बढ़िया टाइम, देखो तुम्हारे पास समय है, तो तुमसे एक बढ़िया फायदा मेरा, मैं एक बार कोर्स करा दूंगा, तो बाकी जो सब्जेक्ट है, जो मैं समय के अभाव की वजह से नहीं पढ़ा पाया, वो वापस और पढ़ा दूंगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सीओए हो, चाहे सैड हो, चाहे डीबीएमएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ठीक है, वापस हमारे पास बेनिफिट है। ठीक है? तो ये आप डीएसए तो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, वो सही करवाते हैं हम्म, देखो है, देखो समझो, अब देखो समझो, ये तो पार्ट है। अब इसके बाद में देखो, वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे टोटल आपके 4 टॉपिक हैं। ठीक है? आपका एक प्रोसेस मैनेजमेंट है, एक मेमोरी मैनेजमेंट है, एक फाइल मैनेजमेंट है, और एक डिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है? चूंकि इस क्लास में बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक नहीं पढ़ मेमोरी नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, और उस टॉपिक का नाम क्या है? फाइल मैनेजमेंट। ठीक है? आपके प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद में अगला जो टॉपिक आपका यहां पर आता है, जिसे फाइल प्रबंधन कहा गया। ये ओएस का ही पार्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ये 3 जगह काम आएगा आपके। ठीक है? पिछली बार आपके यहां से फाइल मैनेजमेंट से सवाल पूछे गए 2। ठीक है? 2 सवाल आपके पिछली बार फाइल मैनेजमेंट से संबंधित पूछे गए।
देखिए 90% जो सवाल आते हैं, ये 90% जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो फाइल एक्सटेंशंस के आते हैं। कि जैसे पिछली बार 2 सवाल आए, दोनों ही किसमें आए, फाइल एक्सटेंशन। इस फाइल मैनेजमेंट के साथ में आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे, फाइल एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, जो कि आपके कहां पर दिया गया है, एफओसी। देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक टॉपिक दिया गया है, फाइल एंड इट्स टाइप, वो भी यहाँ कवर हो जाता है। और बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है यहाँ पर, किसकी, आपके इंटरनेट में एक टॉपिक दिया गया है मल्टीमीडिया, और आपका कौन सा, ग्राफिक्स। देखिए मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स जो दिया गया उसकी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है, कुछ चीजें वहां होती है, यहाँ पर भी हो जाती है। तो देखो सबसे पहले ये समझना है कि हमें फाइल होती क्या है। तो यहाँ पे समझो कि नॉर्मली आप जब भी किसी भी सिस्टम की बात करें तो अभी तक हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है, डेटा। तो आज कोई भी सिस्टम की बात करो तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में डेटा होता है। और डेटा का मतलब यहाँ पर हम किसी भी तरह के कौन से पार्ट की बात करते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसे हम कच्चे माल की ओर संदर्भित करते हैं। या फिर हम कई बार इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि रॉ फैक्ट एंड आपके क्या कहलाते हैं, फिगर्स। तो कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आंकड़े तथा तथ्य। तो ये आंकड़े और जो तथ्य होते हैं उन सभी को हम किस नाम से जानेंगे, डेटा के नाम से। तो ये जो डेटा होता है, इस पर्टिकुलर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हम कहते हैं ये डेटा है और इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर भाग में रखा जाता है, और उस वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, सूचना। ठीक है, तो सूचना की जब भी बात की जाए तो इसे हम जनरली आपके ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। क्या हम कहते हैं कि आपका डेटा का व्यवस्थित रूप। तो हम कहते हैं कि ये जो डेटा का व्यवस्थित रूप है होता है, और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके हमारे सिस्टम में किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की जाती है, और उसे हम किस नाम से जानते हैं, फाइल। क्या कहते हैं, फाइल। तो यार है कि जब भी फाइल की बात की जाए तो फाइल इज ए नेम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइल इज ए नेम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी। कि सेकेंडरी मेमोरी में आपके संबंधित डेटा या जानकारी का संग्रह है होता है, जिसे हम जनरली कहाँ स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। हमेशा फाइलों की जब भी बात होगी तो फाइलों को स्टोर कहाँ किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। और प्रोसेस कहाँ किया जाता है, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में कहाँ किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, रैम में। आजकल जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं या डिजिटल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है, जीरो और वन। जीरो और वन को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट किसका पूरा नाम है, बिट का। किसका नाम है, बिट। इसलिए हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, मेमोरी, सबकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्या होती है, बिट। तो फाइल की कार, फाइल को आप डिफाइन कर सकते हैं किसके रूप में, किसके रूप में, सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती है, और इन सीक्वेंस ऑफ बिट्स का जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन को क्या कहते हैं। इसलिए स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई कौन सी, बाइट। ठीक है, हमने कहा कि सीक्वेंस ऑफ बिट है, उन सीक्वेंस ऑफ बिट को अरेंज करते हैं, और अरेंज करके वो क्या कहलाती है, बाइट। अब ये जो बाइट्स होती है, इन बाइट्स को हम जनरली कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज ए किसके रूप में, किसके रूप में, रिकॉर्ड। क्या हम कहते हैं कि आपके बाइट्स जो होती है वो आपके रिकॉर्ड के रूप में होती है। और आप सभी को पता है कि रिकॉर्ड जो होता है वो आपका एक पार्ट होता है, और मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड होता है वो सामान्य रूप से किसको, डेटाबेस। आप कई बार डेटाबेस से पहले भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करने वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। फाइल से डेटाबेस भी बन जाता है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में डिफाइन किया गया है।
तो हमेशा याद रखना कि आप कंप्यूटर में जो भी डेटा रिकॉर्ड करके जिस जगह रख रहे हो वो पार्ट क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। तो लिखो सबसे पहले फाइल का मतलब। हेडिंग डालिए फाइल और उसमें लिखिए एक फाइल, एक फाइल, एक फाइल संबंधित 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 जानकारी का संबंधित जानकारी का संबंधित जानकारी का एक संग्रह होती है, एक संग्रह होती है जिसे जिसे सेकेंडरी जिसे सेकेंडरी स्टोरेज जिसे सेकेंडरी स्टोरेज में रिकॉर्ड किया जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल आप किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, होता है ना, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। ठीक है, या फिर आजकल हम विभिन्न प्रकार की कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? फ्लैश। ठीक है, फ्लैश डिस्क होती है। होता है ना कि हार्ड डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गई। इन सभी में ठीक है जो भी संबंधित आपकी जानकारी का संग्रह होता है, ठीक है, उसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं? फाइल के नाम से जान सकते हैं। तो या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार कहते हैं ए फाइल इज, ठीक है, ए फाइल इज सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स, ठीक है, बाइट्स, ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं किसकी? लाइंस। कोई भी फाइल जो होती है उस फाइल के अंदर आपका या तो हम कहते हैं कि बिट्स का कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बाइनरी फाइल है तो बिट्स का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ बाइट के रूप में आपकी हो सकती है या लाइनें हो सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि हर एक पर्टिकुलर फाइल में किसी न किसी तरह की जानकारी को क्या किया जाता है? होल्ड किया जाता है, कि आपकी जानकारी जो है वो आपकी यूज की जाती है। अब यहां पे देखो, हर एक पर्टिकुलर फाइल किसी न किसी फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। और ये जो फाइल स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया जाता है वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हम कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द फाइल स्ट्रक्चर। कि कोई भी फाइल का स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया जाता है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज यूनिक्स यूज कर रहे हो, आप लाइनक्स यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, आईओएस यूज कर रहे हो। इन सभी में आपके एक से ज्यादा भी फाइल स्ट्रक्चर क्या है? हो सकते हैं। लेकिन सबसे कम फाइल स्ट्रक्चर किस में होता है? डॉस में। डॉस जो है वो लिमिटेड होता है। आप सीएलआई पे बेस यूज होता है तो उसमें मिनिमम आपका फाइल स्ट्रक्चर आपका होता है। तो नेक्स्ट देखो, यहां पे पॉइंट लिखिए फाइल स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे शब्द है यहां पे। फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर का मतलब लिखिए। इसमें लिखिए एक फाइल स्ट्रक्चर एक फाइल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार होना चाहिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार होना चाहिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ए फॉर्मेट दैट ओएस कैन अंडरस्टैंड, कि वह फॉर्मेट जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सके, समझ सके। कि फाइल का स्ट्रक्चर का मतलब है कि वह संरचना जिसे किसके द्वारा समझा जा सके, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समझा जा सके। कि भाई आज हम कहते हैं कि बहुत सारे से डिफाइन की जा सकती है, कि आज हम कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सिस्टम की जब भी बात करें तो उस सिस्टम में अलग अलग तरह की फाइलें होती है, कि हर सिस्टम में जरूरी नहीं होता कि सेम तरह की फाइलें हो, कि आपके अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह की फाइलें आपकी हो सकती है। और सबसे ज्यादा जैसे आपने देखा होगा भाई, आपने जैसे बोलते हैं डेटाबेस फाइल है, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, ठीक है, हम बोलते हैं ना मल्टीमीडिया फाइल है, ग्राफिक्स फाइल है, फाइल कंप्रेशन फाइल है, बैकअप फाइल है। तो ये फाइल जो है वो एक तरह की नहीं होती है। फाइल की कहानी जो होती है वो आपकी कैसे हो सकती है, अलग अलग तरह की फाइल हो सकती है। तो जनरली हमेशा याद रखिए कि आपके एक सिस्टम में मल्टीपल फाइल सिस्टम होते हैं, जो अभी हम देखेंगे। तो हमेशा याद रखिए जो फाइल की बात होती है, जैसे समझो तो किसी भी फाइल की जो पहचान, तो हम कहते हैं कि आपकी फाइल की जो पहचान की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है, तो ये किसके आधार पर होती है, फाइल नेम। हम कह रहे हैं कि फाइल नेम, अगला जो पॉइंट आपने अभी हमने कहा नेम्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यार कि फाइल नेम जो होता है, जैसे आपने देखा होगा XYZ.DOCX, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कि हम कहते हैं कि ये आपके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिफाइन आपके एप्लीकेशन में होता है। तो यहाँ पे फाइल नेम की कहानी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये XYZ है, इसे हम सामान्य रूप से कौन सा कहते हैं, बेस नेम। और बेस नेम जो होता है वो आपका किसके गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर। तो हम कहते हैं एक यूजर द्वारा दिया गया नाम, ए यूजर द्वारा दिया गया नाम। यूजर कौन सा जो भी नाम देगा वो ये जो पार्ट आपका होता है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे इस दूसरा जो पार्ट होता है जो आपका क्या कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, डिफाइन द टाइप ऑफ, ठीक है, फाइल, ठीक है, ये किसको बताता है, फाइल के प्रकार, फाइल के प्रकार, कि आप किस तरीके की फाइल का यूज कर रहे हो उसे डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमेशा कोई ना कोई फाइल नेम आपको गिवन होता है, और उस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप किस तरीके की फाइल है, उसके लिए उस फाइल के साथ में किसका यूज किया जाता है, एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। ये लिखो पहले। याद रखना कि वैसे तो फाइल एक्सटेंशन की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। पहले पहले की कहानी, अभी तो हम कहते हैं कि आपका जो फाइल एक्सटेंशन होता है आज के समय में मैक्सिमम कितने करेक्टर का होता है, 255 करेक्टर का। वैसे कोई लिमिट नहीं है आपके, ये डिफाइन किया गया है। लेकिन ओल्डर वर्जन, जैसे ओल्डर वर्जन जो होते थे, एक बार क्वेश्चन आ गया था
ओल्डर वर्जन जैसे कि कौन सा था, एमएस डॉस। एमएस डॉस के अंदर आपके 5 करेक्टर तो अलाउ थे, जो किस में अलाउ थे, बेस नेम में। और 3 करेक्टर जो अलाउ थे वो आपके किस में अलाउ थे, एक्सटेंशन में। ये पुराने समय की बात है कि आपके एक बार एग्जाम में सीटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि डॉस में अधिकतम कितने करेक्टर का फाइल नेम हो सकता है अगर फाइल एक्सटेंशन 3 करेक्टर का होता है, तो 8 करेक्टर का होता है। तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर फाइल की जो पहचान की जाती है वो एक्सटेंशन के आधार पे की जाती है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है। हाँ, हाँ, 255। इसमें हम कहते हैं कि फाइल नेम लेंथ, कि मैक्सिमम फाइल नेम की जो लेंथ है आजकल इतने करेक्टर की हो सकती है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, लेकिन यूनिक्स में, आपका विंडोज में और मैक में 255 करेक्टर का ही अधिकतम नाम होता है, करेक्टर। हो गया नोट? हम्म? अरे हो गया क्या नोट? जल्दी करो, जल्दी। हाँ, टोटल टोटल इंक्लूड, फाइल नेम का मतलब होता है टोटल होता है। अगर पूछे बेस नेम तब अलग बात। बेस नेम जैसे ये टोटल कितने का, 8 का है, वैसे ये टोटल कितना है, 255 का है मैक्सिमम लेंथ। अब देखो, समझो कि आपके पास में जब हम किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपके पास में अलग अलग तरह की क्या हो सकती है, फाइलें हो सकती है। तो ये जैसे कुछ फाइलों के नाम आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये जैसे आपकी फाइल जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे आपकी कोई फाइल है, कौन सी, एग्जीक्यूटेबल, जिसे रन किया जाता है, तो रन करने वाली फाइल का एक्सटेंशन जैसे डॉट EXE होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो कौन सी फाइल को रन करते हैं, EXE। ऐसे ऑब्जेक्ट कोड के लिए OBJ फाइल होती है। सोर्स कोड जैसे .c, .cc, .java ऐसे होता है। ऐसे बैच फाइलें होती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वर्ड प्रोसेसर फाइल हो सकती है, ऐसी लाइब्रेरी फाइल हो सकती है, प्रिंट और व्यू से संबंधित, आर्काइव और मल्टीमीडिया। ठीक है। बाकी अगर बात करें, जैसे हम बहुत तरह की अन्य फाइलें होती है, जैसे वो मल्टीमीडिया का पार्ट होता है, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन, एनिमेशन फाइल का एक्सटेंशन, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन, वो सब अलग है। लेकिन ये मेजर रूप से वो फाइलें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में मानी जाती है, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो फाइल फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि भाई यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, अलग अलग तरह की फाइलें होती है। एग्जीक्यूटिव, जैसे आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के अंतर्गत जब आप यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी जो पार्ट आपका यूज किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग जब ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पे सी ड्राइव में जाएंगे, तो आपने देखा हो अलग अलग तरह की फाइलें आपकी हो सकती है। जैसे आपके ये विंडोज से संबंधित क्या है, फाइलें, ठीक है, विंडोज रिलेटेड फाइल है। ऐसे ही ये कौन सी फाइल है, आपकी यूजर रिलेटेड फाइल है, आपकी यहां पर हो जाएगी। तो हर तरह की अलग अलग तरह की फाइलें आपकी यहां पर होती है। तो वैसे ही आपके सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हैं जो हम यूज करते हैं, तो जिनका पर्पज पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आप लोगों को ध्यान रखना है, ये नोट कर लो। नेम याद रखने पड़ेंगे, बाकी एक शीट और दूंगा मैं उसमें। इसका नहीं है तो
ये तो लिखना पड़ेगा। हम्म। कुछ तो लिखो तुम। आज तो आज तो क्या पूरे के पूरे समूह के समूह गायब है। हम्म। क्या फर्क पड़ता इनको? ये पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, क्या इनको डेट का क्या फर्क पड़ता है? हैं? जैसे होता है ना कि हर नए बैच में शिकार ढूंढने हैं। हम्म। और क्या? शिकारी है वो, शिकारी है। नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो। हम्म। क्या? अब तू क्या ऐसे रह गया है अकेले? हैं? हम्म? बिठा लेती है। हाँ देखो ये ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हम्म। 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 हाँ करता है, तो नहीं करेगा? हम्म। क्यों, बहुत सारे होता है। आप फाइल में तो डाल दोगे पीडीएफ, लेकिन वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है ना, एप्लीकेशन में खुलेगी या नहीं खुलेगी। अब तुमने पीडीएफ बनाकर वीएलसी प्लेयर में ओपन करोगे, ओपन थोड़ी होगी। ये एक्सटेंशन तो हम डिसाइड बनाते हैं कि किस रूप में उस फाइल को सेव करना है। चलो इसको नोट कर लो आप, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।